तो व्यूवर्स बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का प्राइवेट एग्जाम्स का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो बिल्कुल डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में दे रहा हूं, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको नॉलेज नहीं होती है, वो कॉलेज बिल्कुल भी नहीं जाते और परेशान होते हैं कि हमें कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं मिल पा रही है, फॉर्म गलत हो जाता है और फिर यूनिवर्सिटी के चक्कर काटते हैं। तो इसलिए ये वीडियो आप देखने के बाद इसका लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो समझ में ना एक बार दो बार तो उसको आप दोबारा सुन लीजिए। तो देखिए बीए बीकॉम और एमए एमकॉम व्यक्तिगत मीन्स प्राइवेट के जो परीक्षा फॉर्म है 2024 के लिए, उसके लिए क्या क्या निर्देश दिए हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने, यही निर्देश माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर के भी हैं। ठीक है ना, कोई ज़्यादा उसमें चेंज नहीं है, क्योंकि सीसीएस से ही कट के सहारनपुर यूनिवर्सिटी भी आपकी बनी है। चलिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं एक नज़र डालते हैं उस पर, कि विश्वविद्यालय द्वारा व्यक्तिगत यानी कि प्राइवेट मुख्य परीक्षा 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म भरे जाने की जो केंद्रीकृत व्यवस्था है, स्नातक स्तर पर यानी बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और पीजी लेवल पर एमए और एमकॉम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पाठ्यक्रमों के लिए लागू की गई है। अब स्नातक के परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट ये जो दे रखी है www.ccsuniversity.ac.in पर उपलब्ध पाठ्यक्रम के नवीनतम विषय सूची यानी जो कोड बुक है उनमें से ही किन्हीं 3 विषयों का चयन करना होगा, और बीए फर्स्ट ईयर में चयन किए गए विषय ही सेकेंड ईयर में और बीए थर्ड ईयर में ही लेने होंगे। देखिए कई बार ऐसा होता है, स्टूडेंट सोचता है कि अगर मैं बीए का स्टूडेंट हूँ, हिंदी ले लूँ, पॉलिटिकल साइंस ले लूँ और हिस्ट्री ले लूँ, तो अगर मुझे कोई सा सब्जेक्ट टफ लगा तो मैं सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में चेंज कर लूँ। तो ऐसा नहीं होता, सब्जेक्ट का सिलेक्शन आपको बहुत सोच समझ से करना है फर्स्ट ईयर में ही। तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में विषय का परिवर्तन जो है वो किसी भी दशा में जो है वो संभव नहीं होगा। जो सब्जेक्ट आप फर्स्ट ईयर में लेंगे वही सेकेंड और थर्ड ईयर में भी लेंगे। तो है क्या कि बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के परीक्षार्थियों को विषयों के अतिरिक्त 3 विषयों के अतिरिक्त एक एक फाउंडेशन कोर्स का भी चयन करना होगा, जिसके प्राप्तांक जोड़े जाएंगे। मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए आप बीए में हिंदी लेते हैं, इकोनॉमिक्स लेते हैं और पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, और बीकॉम में आप जो सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट हैं जैसे पब्लिक फाइनेंस है, इनकम टैक्स है, कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, तो ये आप सब्जेक्ट्स लेते हैं ना, तो इसके साथ आपको 2 एडिशनल पेपर बीए बीकॉम वाले दोनों तरह के स्टूडेंट्स को लेने होंगे। जैसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को तो लेना है आपका भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव। फर्स्ट ईयर में इसके मार्क्स जुड़ते हैं और एमसीक्यूज़ में ये पेपर होता है। और उसके बाद एक पेपर होगा क्वालिफाइंग का, जो है एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये भी क्वालिफाइंग में होता है। इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव की भी है और एनवायरमेंटल स्टडीज़ की भी है, दोनों की है। ठीक ऐसे ही जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपने मेन पेपर लेने के बाद में आपको जो है एक तो मेन पेपर लेना होगा फाउंडेशन का, या तो बच्चे हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं या संस्कृत ले सकते हैं। मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हम क्या लें, तो मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि आप संस्कृत लें, क्योंकि संस्कृत के पेपर में ज़्यादा नहीं है, 70-80 पेज का मॉडल पेपर या एक टेक्स्ट बुक आती है, तो उसी में से जो है सारा का सारा मैटर जो है आ जाता है, 1.5 घंटे में पेपर हो जाता है ना, और 100 में से 90-95 नंबर बच्चे आसानी से ले जाते हैं। तो मेरी नज़र में आपको संस्कृत लेना चाहिए। अगर संस्कृत ना हो तो आप हिंदी ले सकते हैं। इसके मार्क्स आपके जुड़ेंगे पूरे, ये एमसीक्यूज़ में नहीं आता, इसका आपको ध्यान रखना है। मेरी प्लेलिस्ट पे बनी हुई है फाउंडेशन कोर्स के नाम से, आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स दे रखे हैं, कुछ मैंने सॉल्व भी करवा रखे हैं, हिंदी के भी, इंग्लिश के भी और संस्कृत के भी। दूसरा, उसके बाद आपको एक पेपर लेना है जर्नल अवेयरनेस का। ये फाउंडेशन ये आपका क्वालिफाइंग का पेपर है, बीए वालों को भी और बीकॉम वालों को भी। ये आपका एमसीक्यूज़ सीरीज़ में आएगा और 2 घंटे के पेपर होते हैं। जितने भी एमसीक्यूज़ वाले होते हैं सारे के सारे 2 घंटे के होते हैं।
तो जनरल अवेयरनेस का पेपर में पास होना जरूरी है आपको, लेकिन आपके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। ऐसे ही एनवायरमेंटल स्टडीज़ का भी पेपर है फर्स्ट ईयर में, इसके भी मार्क्स ऐड नहीं होंगे, लेकिन आपको पास होना जरूरी है। फर्स्ट ईयर में भारतीय संस्कृति के मार्क्स ऐड होंगे और सेकेंड ईयर में आपके हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत के मार्क्स आपके ऐड होंगे, ठीक है। और उसके बाद थर्ड ईयर में क्या है कि थर्ड ईयर में केवल आपको मेन पेपर ही लेने हैं। इसमें आपका कोई भी ना तो फाउंडेशन का सब्जेक्ट है, ना कोई भी आपका क्वालिफाइंग का पेपर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जनरल अवेयरनेस की भी प्लेलिस्ट देखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, काफ़ी सारे एमसीक्यूज आपको उसमें मिलेंगे। उसके बाद जो मैथ सब्जेक्ट है वो उस ही स्टूडेंट्स को मिलेगा जिसने 12th में मैथ्स जो है सब्जेक्ट लेकर के पास किया है। एक साथ आप 3 साहित्यिक विषय नहीं ले सकते। अब साहित्यिक विषय क्या है, जैसे बीए वाले समझ लीजिए कि आप हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत नहीं ले सकते, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना है तो आप हिंदी और उर्दू नहीं ले सकते, इकोनॉमिक्स और दर्शन शास्त्र नहीं ले सकते, और शिक्षा तथा मनोविज्ञान या जो है दर्शन शास्त्र जो है वो नहीं ले सकते। उसके बाद प्राइवेट जो स्टूडेंट्स हैं उसको स्नातक स्तर पर डिफेंस स्टडी विषय के साथ लाइब्रेरी साइंस जो है वो लेने की अनुमति नहीं है, आप नहीं ले पाएंगे। क्वालिफाइंग कोर्स के अंतर्गत जो पर्यावरण अध्ययन है ये मैं आपको बता चुका हूँ, 008 केवल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ही अनिवार्य है, परंतु ऐसे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर में उक्त विषय की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं तो इस विषय को यानी एनवायरमेंटल स्टडीज़ को परीक्षा केवल प्रथम वर्ष की बैक पेपर परीक्षा या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर की जो है परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण कर सकते हैं। यानी कि ऐसे स्टूडेंट सपोज कीजिए जो सेकेंड ईयर में आ गए या थर्ड ईयर में आ गए या थर्ड ईयर भी पास कर लिया, लेकिन एनवायरमेंटल स्टडीज़ वो अगर जो है नहीं पास कर पाए तो आप केवल एक ही पेपर भरेंगे अपना बैक पेपर, ठीक है, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाते हुए समस्त अपना ये प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या परीक्षा फॉर्म जो है ये भरवाए जा रहे हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स ने गलत रजिस्ट्रेशन कर दिया या गलत जो है अपना परीक्षा फॉर्म भर दिया है तो ऐसे जो परीक्षा फॉर्म को जो है वो निरस्त समझा जाएगा। अब यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि क्या क्या प्राइवेट परीक्षा के लिए नियम है। ये लिखा तो 2024 है, लेकिन ये ओवरऑल सेम रहते हैं, 2025 2026 आगे के लिए भी यही रहेगा और पीछे भी यही चलते आ रहे हैं। तो आप इसको समझ लीजिए कि क्या क्या रूल्स हैं। अब इन सभी नियमों की जांच परीक्षा फॉर्म जमा करने से पूर्व महाविद्यालय स्तर पर गहनता से कर ली जाए, तभी परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय में जमा किए जाएं। नंबर फर्स्ट पॉइंट ये कि परीक्षा समिति की जो बैठक हुई 16 दिसंबर 2009 में, तो उसके अनुसार लिए गए निर्णय अनुसार उत्तर प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से प्राप्त किसी अभ्यर्थी को अपना जो निवास प्रमाण पत्र है जिसे डोमिसाइल कहते हैं वो लाने की कोई भी जरूरत नहीं है, परंतु उत्तर प्रदेश में रहने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपनी अर्हता परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर अन्य किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से पास की है तो डीएम, एडीएम या एसडीएम द्वारा निर्गतित जो डोमिसाइल है वो एक सर्टिफिकेट आपको उत्तर प्रदेश में निवास स्थान का आधार कार्ड फॉर्म के साथ संलग्न करने पर इस विश्वविद्यालय की व्यक्तिगत परीक्षा में बिना विशेष शुल्क दिए आप सम्मिलित हो सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में 5,500 रुपये विशेष शुल्क देना होगा, ठीक है। और परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि के बाद जो भी डोमिसाइल इशू होगा आपका वो या आधार कार्ड वो मान्य नहीं होगा। दूसरा है कि विशेष शुल्क संबंधी यह प्रावधान विश्वविद्यालय की प्राइवेट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले केवल नवीन छात्रों पर ही लागू होगा, यानी कि जो केवल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जो पहले से ही चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में या तो रजिस्टर्ड हैं, अर्थात यदि विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें नामांकन संख्या यानी जो एनरोलमेंट नंबर है अगर वो दे दिया जाता है तो उनको विशेष शुल्क नहीं देना होगा। बिना माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा किए किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब देखिए ये जो इंटरमीडिएट जो यूपी बोर्ड से स्टूडेंट होते हैं जनरली तो उनकी जो ओरिजिनल मार्कशीट होती है उसी की फ़ोटोस्टेट लग जाती है,
लेकिन जो सीबीएसई के या जो आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं तो उनको जो है ना ओरिजिनल माइग्रेशन देनी होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना। आप उसकी कलर्ड फोटोस्टेट और एक दो ब्लैक एंड वाइट अपने पास संभाल के जरूर रखें। अगर कभी परेशानी हो तो वो आप यूनिवर्सिटी में जाके दे सकते हैं, वरना आपकी मार्कशीट रुक जाएगी। ठीक है। इसके बाद यह कि परीक्षा फॉर्म के साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नामांकन प्रपत्र जो कि प्राचार्य द्वारा अग्रसारित होता उसके साथ ओरिजिनल संलग्न करना अनिवार्य है। मैंने आपको भी बताया, यदि किसी परीक्षार्थी का माइग्रेशन खो जाता है तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट को अपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जो सेकंड कॉपी है वो देनी होगी। ठीक है। इसकी जो फोटो सेट है प्रोविजनल सर्टिफिकेट की वो मान्य नहीं होगी। परीक्षा फॉर्म के जो पहला जो पेज है उस पर दिया गया जो सर्टिफिकेट है वो जिस भी किसी आप कॉलेज से प्राइवेट फॉर्म भरते हैं वो हस्ताक्षर करवाना जरूरी है। इसके लिए रिक्त होने पर जो है उपयुक्त के अतिरिक्त किसी अन्य से हस्ताक्षरित होने पर परीक्षा फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ स्टूडेंट्स एक बात इंपॉर्टेंट और ये है कि आप प्राइवेट सिर्फ एक ही कॉलेज से फॉर्म भरवाएंगे तीनों ईयर अपने। अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में भर रहे हैं, फर्स्ट टाइम सपोज कीजिए आप मेरठ कॉलेज से भर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में भी मेरठ कॉलेज, सेकंड ईयर में मेरठ कॉलेज और थर्ड ईयर में भी मेरठ कॉलेज ही भरेंगे। एमए एमकॉम भर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में भी मेरठ कॉलेज और सेकंड ईयर में भी मेरठ कॉलेज ही भरेंगे। अलग अलग कॉलेज जो है वो चेंज अब नहीं कर सकते। दूसरा, योग्यता परीक्षा यूपी बोर्ड के अतिरिक्त किसी भी अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होने पर उस बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय का जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वह मूल रूप से परीक्षा फॉर्म के साथ लगाना आवश्यक है, यानी कि ओरिजिनल, अन्यथा परीक्षा फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद किसी दूसरे विश्वविद्यालय से फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में सेकंड ईयर या थर्ड ईयर की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है। ठीक है। विदेशी अभ्यर्थी को प्राइवेट परीक्षा में बैठने की भी अनुमति नहीं है। उसके बाद जिन्होंने 10+2 परीक्षा की है यानी कि इंटरमीडिएट और उसके समकक्ष परीक्षा पास अभ्यर्थी ही विश्वविद्यालय की बीए बीकॉम की जो 3 साल की होती है तो उसमें प्रथम वर्ष की परीक्षा में इस विश्वविद्यालय के निर्धारित नियमों के अंतर्गत सम्मिलित हो सकते हैं और स्टूडेंट द्वारा 10+2 परीक्षा इस विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से ही उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जो राष्ट्रीय ओपन स्कूल हैं उससे अगर जो पास हो जाते हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल 10+2 की जो परीक्षा पद्धति है तो उसमें जैसे सीबीएसई है तो उसमें 5 विषयों में उत्तीर्ण होने पर ही बीए या बीकॉम फर्स्ट ईयर की परीक्षा में आप सम्मिलित हो सकते हैं। 11 वर्षों में ही सीनियर सेकेंडरी अथवा 4 विषयों में इंटर अहर्न परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षा अभ्यर्थियों को बैठने की अनुमति नहीं, यानी कि अगर किसी की एज अगर 11 साल की है और उसने अगर सीबीएसई की परीक्षा जो है वो 4 विषयों में पास करी है सब्जेक्ट्स में और यूपी बोर्ड में भी अगर 4 सब्जेक्ट्स में अगर पास करी है तो उसको बैठने की अनुमति नहीं है। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद मेन पॉइंट तो बस यही हैं और उसके बाद एक और बता देता हूँ कि 10+2+3 जो ये है इस परीक्षा पद्धति के अंतर्गत उत्तीर्ण स्नातक अभ्यर्थी ही विश्वविद्यालय की एमए या एमकॉम की परीक्षा में अनुमानित सम्मिलित होने के लिए एलिजिबल है। अहर मतलब एलिजिबल है। तो परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी की हाई स्कूल, इंटरमीडिएट तथा स्नातक परीक्षाएं इस विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से ही उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जैसे यूपी बोर्ड हो गया, आईसीएसई बोर्ड हो गया और सीबीएसई बोर्ड हो गया। तो जिन्होंने 10+1+3 या 11+3 या उसके समकक्ष कोई परीक्षा पास करी है ना तो उसको जो है विश्वविद्यालय या एमए या एमकॉम की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी, वो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना। यानी कि उसके बाद देखिए उसने 10+1 यानी कि 11th या 12th जो भी पास आउट किया तो वैध प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा में सम्मिलित होना अथवा महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना परीक्षा में सम्मिलित कराया जाना मान्य नहीं होगा और अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा। विश्वविद्यालय के नियमानुसार परीक्षार्थी को 3
वर्षीय परीक्षा तथा 2 वर्षीय परीक्षा पूर्ण सीमावधि की गणना शैक्षिक सत्र से की जाएगी, जो क्रमशः त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम को 6 वर्ष, यानी कि अगर आप बीए या बीकॉम पास करते हैं तो ये 3 साल का कोर्स होता है, तो आपको ये 6 साल में पास करना जरूरी है। और ऐसे ही एमए या एमकॉम अगर आप करते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से, तो 2 साल का कोर्स है एमए या एमकॉम का, तो आपको ये 4 साल में पूरी करना जरूरी है। अगर इससे ज़्यादा टाइम हो जाता है 6 साल से या 4 साल से ज़्यादा, तो आपकी परीक्षा जो है वो रद्द समझी जाएगी। इसी तरीके से अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ जो भी संलग्न विषय हैं या उस विषय से संबंधित आवेदन पत्र में अंकित प्रश्न पत्रों का ही चयन करना है, किसी अन्य विषय या प्रश्न पत्र की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है। विश्वविद्यालय ऐसे अभ्यर्थी को दी गई अनुमति वापस भी ले सकता है जिसे विश्वविद्यालय ने भूलवश या त्रुटिवश परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान कर दी हो, जबकि वह परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं है। और परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत भी तथ्य गलत होने पर विश्वविद्यालय किसी भी ऐसे कैंडिडेट का रिजल्ट जो है या जो उपाधि है, जैसे पीएचडी की उपाधि हो गई, तो उसको रद्द भी कर सकता है जिसने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों या निर्देशों के विरुद्ध कार्य किया हो, अथवा जिसने परीक्षा फॉर्म के साथ जाली अपने सर्टिफिकेट की जो फोटोस्टेट कॉपी है वो अटैच करी हो। यदि जांच में किसी भी समय प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाते हैं तो अभ्यर्थी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि कैंडिडेट जो है ये अच्छे से सुनिश्चित कर ले कि परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरने के पश्चात जो विषय हैं, यानी जो आपके पेपर हैं या सब्जेक्ट हैं, तो उसको वो और केंद्र परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि अगर आपने गलती से मेरठ कॉलेज की बजाय डीएन कॉलेज भर दिया और आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और आपने फर्स्ट ईयर में मेरठ कॉलेज भरा था, तो आपने सेकेंड ईयर में गलती से डीएन कॉलेज भर दिया, तो वो फिर संभव नहीं होगा। एक बार सेव करने के बाद फिर आपको यूनिवर्सिटी जा करके चेंज करवाना होगा। ठीक है ना। तो ये सारे हैं। और जिन छात्रों ने किसी बाह्य विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय पाठ्यक्रम में वर्ष 1998 के बाद कोई स्नातक उपाधि प्राप्त की है, तो वह परास्नातक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्ह नहीं है। यानी कि मान लीजिए कुछ लोगों ने बीए कर लिया हिंदी से, या ऐसे ही वो अगर बीए एक ही सब्जेक्ट में करते हैं हिंदी से, तो वो पीजी में यानी एमए हिंदी में पास होने के लिए वो एलिजिबल बैठ नहीं सकते वो। और जिन विद्यार्थियों ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से उत्तर मध्यमा एवं शास्त्रीय परीक्षा उत्तीर्ण की है, वो क्रमशः बीए तथा एमए केवल संस्कृत की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। केवल बीए में तो कोई भी सब्जेक्ट ले लें, एक संस्कृत तो रखा ही है, और एमए में केवल संस्कृत में सम्मिलित हो सकते हैं। और जिन छात्रों ने साहित्य सम्मेलन प्रयाग यानी इलाहाबाद से प्रयागराज है वो उत्तीर्ण की है, तो वह इस विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। ठीक है। बीबीए तथा बीसीए की परीक्षा क्रमशः बीकॉम तथा बीएससी मैथ्स जो बच्चे लेते हैं बीएससी में, उसकी स्नातक उपाधि के समतुल्य मानी जाएगी। ठीक। और प्राइवेट स्टूडेंट्स को ना तो ग्रेजुएशन में और ना ही पोस्ट ग्रेजुएशन में डेजर्टेशन विषय लेने की अनुमति नहीं है, जिसे हम प्रोजेक्ट कहते हैं। ये यूजी पीजी लेवल पर होता है। ठीक है। और एक और है कि अभ्यर्थी जिसने आबिद कामिल परीक्षा जामिया ए उर्दू अलीगढ़ से उत्तीर्ण की है, वे इस विश्वविद्यालय में किसी भी विषय में प्रवेश के लिए एलिजिबल नहीं है। और कुछ ये भी दे रखे हैं, कैंडिडेट हुआ पास एन एग्जामिनेशन फ्रॉम, ये कुछ बोर्ड के नाम दिए हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक तो है आपका अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद दिल्ली, एक है आपका केंद्रीय उच्चतर शिक्षा परिषद उत्तम नगर नई दिल्ली, केंद्रीय उच्च शिक्षा परिषद पूर्व पटेल नगर नई दिल्ली, व्यस्क एवं तकनीकी शिक्षा परिषद अलीगंज मुबारकपुर नई दिल्ली, और गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन टू एनी कोर्स ऑफ स्टडी इन दिस यूनिवर्सिटी। यानी इन बोर्ड से किसी ने भी अगर कुछ कोर्स किया है तो वो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में पढ़ने के लिए वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है। और उक्त के अतिरिक्त प्रवेश के लिए पात्रता संबंधी बोर्ड या विश्वविद्यालय की सूची
निर्धारित प्रवेश नियमावली के अनुरूप ही मान्य होगी। ठीक है, ये सारे मेन हैं। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और बता देता हूँ कि किसी भी कारण से यदि कोई भी अगर स्टूडेंट परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है अथवा परीक्षा फॉर्म निरस्त हो जाता है तो उसका परीक्षा शुल्क नहीं लौटाया जाएगा और ना ही अगली बार वो परीक्षा के लिए सुरक्षित किया जाएगा। ठीक है, और जो स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण जो स्टूडेंट्स हैं वो ही पीजी प्रथम वर्ष का परीक्षा फॉर्म भरने के लिए अहर्न है। यानी कि जो स्टूडेंट्स बीए या बीकॉम कर रहे हैं तो वो ही पीजी या और भी कोई कोर्सेज जो होते हैं यूजी लेवल के, तो वो अपना जो है पीजी का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण जिन्होंने बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए ऐसे कोई भी स्टूडेंट जो हैं वो अगर पास हो गए हैं तो वो पीजी फर्स्ट ईयर का परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। और ये जो ग्रेजुएशन में अगर थर्ड ईयर की बैक पेपर परीक्षा में शामिल जो स्टूडेंट्स हैं वो पीजी फर्स्ट ईयर का परीक्षा फॉर्म वो नहीं भर सकता। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट जो है, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर वो थर्ड ईयर के बैक पेपर में दे रहा है या मान लीजिए बीए या बीकॉम में, तो वो जो है पीजी फर्स्ट ईयर का परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मेन मैंने इम्पोर्टेंट आपको रूल्स बता दिए हैं और कोई ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है नहीं, बस क्वालिफाइंग का ही मैंने आपको बता दिया है, बाकी आगे सारे यही दे रखे हैं। तो बाकी आप स्टूडेंट जो हैं बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मेरे चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों को बता दीजिएगा, मैंने जो आपको प्लेलिस्ट बताई हैं आपकी काफ़ी हेल्प होगी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।